Hello, my dear students. How are you people? We have completed equations and now we are moving to unit 2, that is matrices. Matrices आप लोगों ने कुछ लोगों ने किया है, आई थिंक ऑलमोस्ट सब ने ही किया होगा. दिस वाज देयर इन आवर क्लास 9 एंड 10 में भी था, क्लास 11 12 में भी था. किसी के 9 10 में नहीं होगा तो 11 एंड 12 में होगा. तो मेट्रिसेस एक्चुअली बहुत 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 इजी चैप्टर है. जैसे इक्वेशंस वैसे ही मेट्रिसेस है. और मेट्रिसेस आप लोगों ने अगर पहले भी किया है तो आपको तो ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेट्रिसेस बहुत ही इजी है अपने आप में. इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग. इसका खाली जो फॉर्मेट है, जो लेआउट है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और डिफरेंट भी है, जैसे अपने बाकी का मैथ्स करते हैं. बाकी मैथ्स ही करते हैं इसमें, और क्या करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही सब करना है. मेट्रिसेस है क्या? मेट्रिसेस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स सिंगुलर होता है और मेट्रिसेस इसी का प्लूरल होता है. ठीक है. अब बिना इसको आगे स्टार्ट करने से पहले ना, लेट्स गिव यू सम गुड इंट्रोडक्शन अबाउट मेट्रिसेस. देखो, मेट्रिसेस कहाँ पर पता है रियल लाइफ में कैसे मैं कनेक्ट करा सकती हूँ आपको. हाँ, आप मूवी हॉल में जाते हो, आप मूवी टिकट्स खरीदते हो, है ना. तो क्या होता है, आप जब हॉल में मूवी देखने जा रहे हो तो बाहर में वो टिकट चेकर होता है, वो देखता है ना, आपका टिकट देखता है, उसके बाद बोलता है कि यहाँ से 3rd रो में जाइए और यहाँ से 6th आपका सीट है. या फिर अगर आपका 3 4 सीट है तो बता देना कि 6th रो में जाके आपका JKLM है, ऐसे करके बता देता है. तो आप ये सोचिए कि इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, अब वो टिकट आपका देखते ही आपका सीट कैसे बता देता है? वो इतना याद कर रखा है क्या? ऐसे उसको याद थोड़ी ना होगा कि अच्छा ये सीट उधर है. इतना याद भी कैसे रहेगा? बट कैसे बता सकते हैं? आपको भी मालूम होगा, इतना तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा. जैसे कि अगर सपोज 6N होता है अगर आपका सीट, या फिर सपोज से E7 होता है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक सेकेंड, इसको मैं फिर से करके दिखाती हूँ. अगर E7 है आपका तो ऐसे होता है ना, इन लोग का ABCDEF इस तरह से करके रोज होते हैं, और फिर 1 2 3 3 4, तो उसको मिटा के ही करते हैं. एक 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सपोज ABCDE होता है, और फिर 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9. ठीक है. तो यहाँ पर सपोज अपने नंबरिंग कर लेते हैं. तो अगर आपका E7 है तो यानी आपका E का मतलब इस रो का 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला आपका सीट है ना. तो ये अगर 7 सीट है और ये ईथ रो है, तो यानी आपका सीट यहाँ पर है. तो इसी तरीके से तो उसको भी याद रहता है. ऐसे को वो कोई मतलब ऐसे इतना ज़्यादा थोड़ी ना उसको याद रहेगा. ऊपर से आपको मालूम है कि आजकल एक ही मूवी हॉल में कितने सारे स्क्रीन होने लग गए हैं, 1 2 3 4. तो अपने देखते हैं ना कि अपना कहाँ पर है, 1 में है, 2 में है, 3 में है. तो अब अंदर जाते हैं जब, तो वो जो भी टिकट चेक करो, वो कोई इतना महान आदमी थोड़ी कि इतना याद करके रखेगा. आपका टिकट पे E7 लिखा है तो उसको पता है कि ABCD नंबरिंग क्या हुआ रहता है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 क्या हुआ रहता है, तो वो तुरंत बता देता है कि उसमें जाके उधर बैठ जाइए. और इतना तो आप खुद भी समझदार हो कि वो आपको देख के नहीं भी बताए तो आप खुद भी समझ जाते हो कि आपका सीट किधर है. तो एक्चुअली क्या ये मैं आपको इस तरीके इसके बारे में क्यों बता रही हूँ कि देखो यहाँ पर ऐसा है कि नंबर्स के अरेंजमेंट, नंबर एंड लेटर्स जो भी है उसका अरेंजमेंट के वजह से कितना ईजी हो गया ना चीज़. तो ये जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इसी तरीके का अरेंजमेंट मैट्रिसेस में होता है. ठीक है. तो आप देख लो कैसे इतना इजी हो गया कोई भी चीज़ों को समझना. वैसे मैट्रिसेस भी ना इसी तरीके का काम करता है. डेटा को अरेंज इस तरीके से करता है कि हमें उसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मतलब कुछ भी उसके साथ हमें जो भी कहानी करनी है वो बहुत इजी हो जाए. तो मैट्रिसेस उसी का ही काम करता है. ठीक है. जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ.
इसको मिटा लेते हैं हम लोग। See, I'm just trying to make you familiar with this chapter and आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, ऐसा नहीं लगे कि यार क्या मेट्रिसेस पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा आपको नहीं लगे, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल आपको क्या दे रही थी कि सपोज आपने ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे 2 6 8 9 10 1 2 4 6 8, इसे आपने उसको रोज कॉलम्स में लिखा। ठीक है, ये कुछ अरेंजमेंट्स है, ये आप देख रहे हो, इस तरह से हमने कुछ नंबर्स इस तरह से सजा के लिखे हैं। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं वो रोज होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिया इसमें कितने रोज हैं। ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, तो 3 रोज है इसमें। कॉलम्स कितने हैं इसमें, कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस, कॉलम्स मतलब इस तरह से वर्टिकल लाइंस। तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो ना, तो हम लोग कैसे लिखेंगे पता है। मैट्रिक्स फॉर्म में ये पूरा बॉक्स की जगह ब्रैकेट आ जाएगा और बीच के जो लाइंस है वो गायब हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डर वगैरह सब कुछ सेम ऐसे लिखा जाएगा। देखो ये 2 6 8 9 10 और इसके नीचे नीचे प्रॉपर लिखेंगे। देखा, सिंपल। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज चेंज हुआ क्या, नहीं 3 है अभी भी। नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हुआ क्या, नहीं 5 है अभी भी। खाली बीच का जो इतना इतना लाइंस था हमने खाली उसको हटाया और ये इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया। तो कोई भी अरेंजमेंट को लिखना ही मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स है। आप समझ रहे हो, मैट्रिक्स में वही होता है, नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, और इस तरह से कोई चीज को लिखने को हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से मैंने आपकी थोड़ी बहुत तो दोस्ती करा दी। अब मैट्रिक्स कहाँ काम आता है यार, मतलब क्या चीज में काम आता है। अभी देखो, एक तो मैंने आपको उसका एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये आपका ये मूवी हॉल वाला। बाकी पता है रियल लाइफ में जैसे कि आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, जो आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो गेम्स खेलते हो ना, वो सब में बहुत डीप में जाके मैट्रिसेस यूज होता है। तो इट्स वेरी वेल यूज इन इंजीनियरिंग एंड ऑल। और फिर आपका स्केलिंग ट्रांसफर, मतलब जो भी आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें कहीं ना कहीं मतलब ये सब चीज़ मैट्रिसेस में यूज होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस का यूज़ है। तो मैम हम लोग तो सीए कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या ज़रूरत है मैट्रिसेस पढ़ने की, नहीं ऐसा बात नहीं है। अपने आजन अपने अगर सीए का बात करें तो अपना जो भी प्रोडक्शन फंक्शंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है ना, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी। तो अपना जो इकोनॉमिक्स में कितने सारी चीज़ें हम लोग जैसे अगर बहुत सारे टर्म्स है जैसे कि प्रोडक्शन और फिर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कितना सारा टर्मिनोलॉजीज होता है ना, हमारा प्रोडक्शन सेल्स ये सब है, उसको अगर इक्वेट करना हो तो बहुत सारी चीज़ों को जब साथ में इक्वेट करना पड़े तो दिस इज़ अ वेरी इफेक्टिव वे टू कैलकुलेट थिंग्स। ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि सपोज ये होता, सपोज ये हमारा डे 1 का प्रोडक्शन है, ये हमारा डे 2 का प्रोडक्शन है, ये डे 3 का प्रोडक्शन है, ये डे 4 का प्रोडक्शन है, डे 5 का प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन आज इन 3 क्यों हो गए, हमारा प्रोडक्ट ए है, ये हमारा प्रोडक्ट बी है, ये हमारा प्रोडक्ट सी है। ठीक है, अब सिमिलरली इस तरह से मैं आपको एक डेटा दे दूं पूरा का पूरा सेल्स का, और मैं आपको बोलूं चलो ये कर ही लेते, जब मैं करके ही दिखा रही हूँ तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब सपोज मैं आपको ऐसे ही डेटा दूं, अब मैंने आपको ये जो डेटा दिया ये दिया प्रोडक्शन का कि इतना माल बना मेरा, और यहाँ पे यही वो ABC का डे 1 2 3 4 5 का ये सेल्स का डेटा है। ठीक है, कि मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ और इतना मेरा सेल्स हुआ। ठीक है, 115 मतलब जो भी है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको देखिए क्या समझ में आ रहा है। डे 1 में ए का जो प्रोडक्ट था उसका 2 प्रोडक्शन हुआ है और सेल हुआ है 1। ठीक है, डे 1 में ए का इतना, डे 2 में ए का 6 प्रोडक्शन हुआ है और सेल हो गया पूरा का पूरा 6। डे 3 का इतना हुआ, डे 4। तो आप देख रहे हो कितना इजी हो गया, इस तरह से इसको मैंने अरेंज किया तो कितना आसानी से समझ में आ रहा है। और यही चीज मैं आपको लिख के पूरा समरी में दूं ना तो कंफ्यूज हो जाओगे भयानक। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे ये बताइए कि कितना माल बचा है,
मैंने जितना प्रोडक्शन किया उसमें से सेल्स जो हो गया, तो अब आप मुझे बता सकते हो कितना माल मेरा बचा है, तो आराम से बता दोगे। कैसे बताओगे, बताओ। आप एक एक को माइनस करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोडक्शन माइनस सेल्स मुझे आप निकाल के दीजिए, प्रोडक्शन माइनस सेल्स आप मुझे निकाल के दीजिए, तो आप क्या करोगे, इसको माइनस इसको करोगे, फिर इसको माइनस इसको करोगे, इसको माइनस इसको करोगे, तो डे 1 में कितना बचेगा, डे 1 में मेरा 2 - 1 1 बचेगा, डे 2 में मेरा 6 - 6 0 बचेगा, डे 3 में मेरा 8 - 4 4 बचेगा। इस तरीके से आप मुझे निकाल के दोगे। एक बार एक काम करो, इसको अपने कॉपी में निकालो, तो निकालो निकालो, फिर मैं इसके आगे आपको बताऊंगी। निकालो इसको, निकालो। देखिए क्या आपका आंसर ये आया, आ गया। तो कितना इजी हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने डेटा को इस तरह से अरेंज कर दिया था। तो इसी तरीके से आप देखिए, अगर आपको सीए में भी आगे में भी चल के आपके कोई भी कमर्शियल का भी आपका काम हो अगर, तो भी आपको मेट्रिसेस यूज आ जाएगा। क्योंकि मेट्रिसेस में क्या था, इस तरीके से बस अंडरलाइन नहीं करके, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 2 1, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, अगर मैं इसको ये स्टॉक कोई ऐसे लिखूं 2 0 1 0 1 2 4 2 4 0 3 0 और यहाँ क्या है 1 1 0, तो आप समझ जाओगे ना कि अच्छा डे 1 का ए का स्टॉक बचा है 2, डे 2 का ए का स्टॉक बचा है 0, डे 3 का 4, डे 4 का 0 और डे 5 का 1। मैं आप देख रहे हो, खाली ये अरेंजमेंट ही इस तरह से करने से हम कितना कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। सो दिस इज व्हाई मेट्रिसेस आर यूज्ड एंड मेट्रिसेस आर हेल्पफुल। सो मेट्रिसेस, कुछ डरने की कोई बात नहीं कि मेट्रिसेस नहीं होता है मेरे से, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, कुछ नहीं है, देख रहे हो एकदम सिंपल है, इसी को ही मेट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया, वी डिड नॉट स्टार्ट विद द टेक्स्ट एंड चलो उसको रीड करते हैं, नाल हमने उसको खुद ही समझ लिया। अब क्या लिखा है, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं हमें करना क्या क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें एक तो मैट्रिसेस क्या होता है वो चाहिए, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ट्रांसपोज करना है, इनवर्स करना है, जॉइंट करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करना है, क्रेमर्स रूल करना है। ठीक है, क्रेमर्स रूल आपने कुछ बच्चों ने जिसका प्योर मैथ्स था 11 12 में उन्होंने किया है। ठीक है, okay, matrices applications are used in business, finance, economics. Matrices applications are helpful to solve the linear equations with the help of cost estimation, sales projection. ये जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको ऐसा करके दिखाया। In this chapter we shall find it interesting fundamental application of matrices. We shall find it नहीं होगा, we shall find interesting fundamental applications of matrices. Okay, देखो इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है कि राम, सीता एंड लक्ष्मण आर 3 फ्रेंड्स। राम हैज 5 बुक्स, 3 पेंसिल्स, 2 पेन्स। सीता हैज 10 बुक्स, 8 पेंसिल्स, 5 पेन्स एंड लक्ष्मण हैज 15 बुक्स, 10 पेंसिल्स और 2 पेन्स। अब इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमने क्या किया था, अपना डे 1 2 3 ऑफ प्रोडक्शन लिया था और यहाँ पर प्रोडक्ट ABC लिया था। उसी तरीके से एग्जैक्ट इन्होंने क्या किया, बुक्स, पेंसिल्स और पेन ले लिया और इधर राम, सीता एंड लक्ष्मण ले लिया, सो दैट वी कैन ऑर्गेनाइज दिस। अब इसी चीज को देखो, इस तरीके से पढ़ना और इसी चीज को इस तरह से देखने में कितना फर्क है। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो आप एक बार में मतलब नहीं समझ पाओगे, बस पढ़ के छोड़ दोगे। बट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, ये जो नीचे टेबल लिखा है, आप आराम से बोल सकते हो कि राम के पास 5 बुक है, सीता के पास 10 बुक है, लक्ष्मण के पास 15 बुक है, राम के पास 3 पेंसिल, सीता के पास 8, लक्ष्मण के पास 10, राम के पास 2 पेन, सीता के पास 5, लक्ष्मण के पास 2। तो कितना ईजी हो गया। अब इसी इंफॉर्मेशन को अगर मुझे मैट्रिक्स में लिखना हो तो आई राइट इट लाइक दिस, 5 10 15 3 8 10 एंड 2 5 2। ठीक है, अब इसमें आप मुझे ये बताओ इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। अभी मैंने ऊपर भी आपको सिखाया था, इसमें 1 2 3 रो है और इसमें 1 2 3 3 कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट रो हमारे ये है, सेकंड रो ये है, थर्ड रो ये, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो नाउ ये जो पूरा रोज एंड कॉलम्स का अरेंजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट रोज एंड कॉलम्स। अब आपको बहुत ज्यादा मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने मिलेगा और आप खुद भी ये देखोगे कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स रोज कॉलम्स। तो एन अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द अबव फॉर्म इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, देखो यहाँ पर ये इस तरह से समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं आपको इसी ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखो ये जो हमें मैट्रिक्स का मिला है, अब आप इसमें ये देखो कि फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये वाला है, यानी ये तीनों ही नंबर फर्स्ट रो के हैं।
तो मैं एक काम करती हूँ, खाली ऊपर में अभी जो मैं लिख रही हूँ वो रो नंबर है, ठीक है, तो उसको नंबर से मत कंफ्यूज करना, वो रो नंबर मैं लिख रही हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, सेकेंड रो, सेकेंड रो, मतलब मैं इस नंबर के बारे में लिख रही हूँ। अब इस नंबर के बारे में लिखूंगी, थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं, ठीक है तो लिखा है। अब हम लोग कॉलम वाला का चीज करते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो यानी ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो क्या मैम नंबर चेंज कर देगा? नहीं नहीं, मैंने खाली रो नंबर और कॉलम नंबर को साथ में लिखा है, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम बताइए कौन सा नंबर पड़ता है? सेकंड रो, सेकंड रो, तो आप क्या करोगे, 1 2 सेकंड रो, 1 2 3 थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम, ये नंबर, यानी 5, मैंने 5 के बारे में पूछा है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक दैट, आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते थे कि सेकंड रो थर्ड कॉलम ये है ना, ठीक है। अब आप बताइए मुझे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा नंबर है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, अब तो आप इंटरेस्ट वो बन गए हो प्रो 15। अब मुझे बताइए फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा है? सेकंड रो सेकंड कॉलम 8। अब मुझे बताइए थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कौन सा है? अरे मैं तो पहले रो रो पूछ रही थी, कोई बात नहीं, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये है। तो इस तरीके से अरेंजमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, मतलब रो का नंबर और कॉलम का नंबर। तो अब जो नंबर ऑफ रोज है ना, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज, से अब हमें तो नहीं पता ना कोई भी मैट्रिक्स में कितना भी नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, तो हमारे ऊपर है या सम के ऊपर है जो भी हमें दिया गया है। तो से 1 2 3 4 करते करते m नंबर ऑफ रोज है, और 1 2 3 4 करते करते n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर लिखूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यानी यहाँ पर चलते चलते मेरा जो ए नंबर, मतलब सपोज जो मेरा वेरिएबल है 1 2 3 4, जो भी नंबर मैंने यहाँ लिया है, जैसे कि ये 5 3 2, ये चलते चलते फर्स्ट रो तो रहेगा ही, और चलते चलते n नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा। समझ रहे हो आप देख रहे हो यहाँ पर रो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पे सारे नंबर चाहे जितने भी दूर जाए वो फर्स्ट रो रहेंगे, खाली उसका कॉलम नंबर चेंज होता रहता है। कॉलम नंबर अगर n तक है तो n तक यहाँ आएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो A2 n आएगा, यहाँ पर देखो A3 n आएगा। अब सीधा की तरफ वर्टिकल देखो, यहाँ पर आप वर्टिकल वर्टिकल जाए तो यहाँ पर देख लो रो नंबर चेंज हो रहा है, रो नंबर चेंज हो रहा है, और कॉलम नंबर सेम है। कॉलम तो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम चाहे जितना ही नीचे टान लो तो कॉलम नंबर तो 1 ही रहेगा। तो यानी मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर जो ए रहेगा उसका रो नंबर चेंज होगा, यानी रो नंबर हमारा जो भी रहेगा ये 1 2 3 4 5 6 वैसे चलते जाएगा, और हमारा जो कॉलम नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, यानी ये 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, और बाकी ये वाला जो नंबर है ये चेंज होते जाएगा, मतलब m के तरफ जाते रहेगा। तो यहाँ पर भी ये n के तरफ जाते रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि सारा n रहेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर का n रहेगा, तो इसके बाद इसके पहले जो भी रहेगा, मतलब आप समझ रहे हो, तो 1 2 3 4 करके n, तो 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, तो ये लास्ट वाला जो आएगा ये n तक रहेगा। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट में जाते थे ये m, और फिर यहाँ पर फर्स्ट ही रहेगा, यहाँ पर am सेकेंड रहेगा, फिर यहाँ पर am थर्ड रहेगा। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से हम अपना रोज और कॉलम्स का नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू नो कि कितने एलिमेंट्स या एंट्रीज अंदर में है, मतलब कितने अंदर में डेटा है, कितना नंबर ऑफ डेटा है, या फिर यू कैन से कितना एलिमेंट्स है। हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक नंबर जो अंदर में है उसका एलिमेंट्स बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे, उसको एलिमेंट्स या एंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर देखो, इसी को ही हम लोग अपना बेस बनाते हैं। यहाँ पर देखो 3 रो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोज, 3 कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कोई भी मैट्रिक्स का अगर मुझे ये पता करना है कि अंदर कितना एलिमेंट्स है, तो मैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करूंगी, मुझे पता चलेगा कि अंदर कितना एलिमेंट्स है। तो व्हाट वी विल डू इज 3 विल बी द नंबर ऑफ रोज हियर एंड 3 विल बी द नंबर ऑफ कॉलम्स हियर। तो 3 इंटू 3 यानी 9,
तो अंदर आप काउंट भी नहीं करोगे ना तो समझ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ तो छोटा था तो आराम से काउंट कर लिया। अगर सपोज बहुत बड़ा बड़ा मैट्रिसेस दिया रहे जिसका 16/16 हो, 16/18 हो, तो फिर क्या होगा, वैसे आप नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करोगे तो आपको अंदर कितना एलिमेंट्स है वो पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलते हैं इसको ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होगा, कितना रोज है और कितना कॉलम्स है उसके अंदर, उसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर लिखा जाता है इस तरीके से, जिसमें पहला जो है लेटर होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, फिर उसको लिखते हैं इनटू, फिर जो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वो लिखा जाता है। बट व्हेन वी प्रोनाउंस इट वी डू नॉट से इट 3 into 3, वी से इट एज 3/3। सो दिस मैट्रिक्स is of the order 3/3. This matrix is the order 3/3. अगर मैं पूछूं how many elements are there in this matrix, 3 into 3 which is 9. ठीक है, अब मैं एक देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। अगर मैं बोलूं ये एक मैट्रिक्स हुआ, जरूरी थोड़ी कि 3 3 ही रहे, 2 2 ही रहे, कैसे भी हो सकता है मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है? नंबर ऑफ रोज 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 1 2 3। यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 2 into 3 6। काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो अब इस मैट्रिक्स का से हम लोग बोलते हैं इस मैट्रिक्स का, दिस इज बी, दिस मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स बी की बी का ऑर्डर है 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज पहले आएगा, कभी भी नंबर ऑफ कॉलम्स पहले नहीं लिखना है, हमेशा नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। 2/3 मतलब 2/3 नहीं, 2 into 3, मतलब 2 into 3 बोल रहे, बट यहाँ पर जस्ट खाली बोलने के लिए बोला जाता है 2/3। तो दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2/3। एंड जब पूछा जाए कि कितना एलिमेंट्स है इसमें, तो 2 into 3 6। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा है कि A is a rectangular matrix with m rows and n columns. The numbers Aij is I. ओके, ये एक्चुअली ना इस तरह से लिखा है, इसको आप इस तरह से समझ लो। मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से समझाया है कि Aij मतलब I यहाँ पर बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज, और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितना नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है, जैसे कि A 2 3, जैसे यहाँ पर हमारा था ना नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। हाँ, तो A 2 3, तो इसका मतलब इसका ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/3। तो अब बताओ मुझे A का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में क्या है? A का सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या है? सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है? ये। तो यह हमारा मैट्रिक्स का आखिरी नंबर है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए हो। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m/n जनरली बोला जाता है, जैसे 2/3 वैसे बताया, जैसे हम लोग मान लेंगे कि कोई भी का होता है m/n। ठीक है, तो एक और चीज देखो, यहाँ पर भी ऐसे लिखा है कि A का थर्ड रो का सेकंड कॉलम में क्या नंबर है? A का थर्ड रो का सेकंड कॉलम ये नंबर है। ठीक है, A का सेकंड रो का थर्ड कॉलम क्या है? सेकंड रो का थर्ड कॉलम 5 है। ठीक है, ये तो अभी हमने ऊपर में भी कर लिया था, तो ये तो आपको समझ में आ गया है। Now we come to types of matrices. आइए टाइप ऑफ मेट्रिसेस में करते हैं। टाइप्स ऑफ मेट्रिसेस मतलब किस किस टाइप के मेट्रिसेस होते हैं। मेट्रिसेस तो कैसा भी हो सकता है, आप तो कैसा भी डेटा अरेंज कर सकते हो ना, कैसे भी अरेंज कर सकते हो, दैट इज ऑन यू। अब प्रोडक्शन सेल्स अगर मेरा 50 प्रोडक्ट है तो हो सकता है ना 50 रो हो मेरा, और मेरे पास हो सकता है डे 1 और डे 2 दो ही दिन मैंने प्रोडक्शन किया, तो खाली 2 कॉलम्स बनेंगे, 50 रो बनेंगे और खाली 2 कॉलम बनेंगे। तो कैसा भी हमारा मैट्रिक्स हो सकता है। अब किस किस टाइप के मैट्रिक्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ये देखते हैं। सबसे पहले होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें खाली एक ही रो हो सकता है ना, जैसे कि सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एग्जांपल लेते हैं, चलो दीक्षा ने डे 1 पे या फिर से मंडे को चैप्टर 1 पढ़ाया, ट्यूसडे को चैप्टर 1 नहीं एक चैप्टर पढ़ाया, ट्यूसडे को दूसरा 2 चैप्टर्स पढ़ाए, वेडनेसडे को एक ही चैप्टर पढ़ाया, थर्सडे को 4 चैप्टर पढ़ा दिए, फ्राइडे को 2 चैप्टर पढ़ा दिए। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे मैट्रिक्स में लिखना हो तो व्हाट आई विल राइट, डी इज इक्वल टू और दीक्षा इज इक्वल टू 1 2 1 4 2। देख लो इसमें खाली एक ही रो बना है ना। कॉलम्स कितने बने? कॉलम्स इसमें बने ना, हाँ बिल्कुल कॉलम्स तो बनेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम है इसमें, लेकिन रो तो एक ही है, एक ही सिंगल लाइन का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग
रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनेगा बताओ? जिसमें एक ही कॉलम हो चाहे कितने ही नंबर ऑफ रोज हो। जैसे कि बताओ क्या होगा, एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? जैसे कि सपोज मैंने फ्रूट्स खरीद के लाया, ठीक है? तो फ्रूट्स जो मैंने खरीद के लाया उसमें ऑरेंजेस का प्राइस था 20 रुपीज़, एप्पल्स का प्राइस था 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ इतना सस्ता आता नहीं, चलो 100 रुपीज़। मैंने पोमीग्रेनेट लाया 80 रुपीज़, और मैंने बनाना लाया से 24 रुपीज़ अ डजन, ठीक है? तो अब इस मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे ना। तो इसमें आप देखो 1 2 3 4 रो है बट कॉलम खाली एक ही है, तो ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक खाली सिंगल कॉलम हो, वन कॉलम हो। ये तो मैंने आपको एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दिया है, बट आपको समझ में आ जा रहा होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है और रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखो कितने ही नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर कितने रोज हो सकते हैं, लेकिन कॉलम एक ही रहेगा। और रो मैट्रिक्स में कितने ही कॉलम्स हो सकते हैं बट रो एक ही रहेगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी मूव टू जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज जीरो। जैसे कि देखो, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो, चाहे सिंगल हो, वो डबल हो, मतलब वो सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम हो, ट्रिपल कॉलम हो, सिंगल रो हो, अगर वो रो मैट्रिक्स भी हो, ठीक है? जैसे कि देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रो मैट्रिक्स है ना, क्योंकि इसमें एक ही रो है। बट ये रो मैट्रिक्स भी है प्लस ये जीरो मैट्रिक्स भी है। रो मैट्रिक्स किस लिए? क्योंकि इसमें एक ही रो है प्लस हर एलिमेंट जीरो है। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो, वो कोई भी ऑर्डर का हो, चाहे वो 3/2 हो, 2/3 हो, 6/6 हो, 6/5, कोई भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसका सारा एलिमेंट जीरो है तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। बहुत ईजी है ये तो मैम क्या उसका ऑर्डर भी जीरो आएगा? गुड क्वेश्चन, बताइए। अगर सपोज मैं यही वाला लेती हूँ, ये वाला, ये मैट्रिक्स है, हर एलिमेंट जीरो है, तो इसका ऑर्डर जीरो हो गया क्या? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी जीरो हो गए क्या इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जीरो हो गए क्या? नहीं बाबा, नंबर ऑफ रोज देखो अभी भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखो 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर जीरो नहीं है, इसका खाली एलिमेंट जीरो है। तो कभी भी एलिमेंट जीरो होने से रो या और कॉलम्स का नंबर जीरो थोड़े हो जाता है, तो ऑर्डर रहेगा कुछ ना कुछ। एलिमेंट अगर जीरो है अंदर तो वो जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है? नेक्स्ट वी मूव टू स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो और कॉलम का नंबर इक्वल है, मतलब अगर 3 रो है तो 3 कॉलम है, अगर 2 रो है तो 2 कॉलम है, 1 रो है तो 1 कॉलम है। नहीं, एक रो और एक कॉलम तो नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो तो एक ही नंबर हो जाएगा, ये दैट विल नॉट बी अ मैट्रिक्स। तो क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ बहुत सारे नंबर्स है ना, तो या तो फिर अगर 1 2 3 4 कॉलम हो तो 1 2 3 4 रो हो, ठीक है? तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। देखो ना, देखने में भी स्क्वायर लगेगा, ऊपर 2 नीचे 2, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ 3 यहाँ भी 3, ठीक है? इसमें और भी कुछ कहानी लिखा है, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। डायगोनल मैट्रिक्स, if the number of rows and columns in a matrix are same, such a matrix is called square matrix, otherwise it is called a rectangular matrix. Obviously अगर 3 3 है, 2 2 है तो स्क्वायर, बाकी और कैसा भी हो कि नंबर ऑफ रोज ज्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स कम, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा नंबर ऑफ रोज कम, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया, ठीक है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल देखो, ये हो गया ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 3 कॉलम है बट आई मीन 2 रो है बट 3 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया। नाउ अब ये दो मैट्रिक्स आर एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो एक्सेप्ट ऑन द लीडिंग डायगोनल, देन इट कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब देखो, एक तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर इस तरीके का मैट्रिक्स हो, सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर मतलब इसका नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। तो अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो उसको क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? अभी अभी सिखाया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब अगर एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं इसके साथ,
अब यहाँ पर देखो, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? अब नहीं, जीरो मतलब है इसमें कहीं ना कहीं जीरो, लेकिन सारा एक एक एलिमेंट जीरो नहीं है। अगर सारा एलिमेंट जीरो होता है तो वो जीरो मैट्रिक्स होता है। बट यहाँ पर वी कैन सी कि फर्स्ट में तो कोई और एलिमेंट है जीरो छोड़ के, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यू कैन सी ना, एक डायगोनल फॉर्म है, डायगोनल में यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसको वी विल से दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनली नंबर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, अब देखिए डायगोनल कहाँ कहाँ हो सकता है? क्या इसमें डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? इसमें डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्या? नहीं, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। जबकि रेक्टेंगल में भी डायगोनल होता है, बट इसमें नहीं हो सकता। तो हमेशा अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो किसी स्क्वायर में ही होगा, ताकि इस तरह से सेम आ जाए। जैसे कि अगर सपोज 4 का हो, मतलब 4x4 हो मेरा ऑर्डर, देखो मैम माइनस आपने लिखा, कुछ भी तो हो सकता है ना डेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो 4 रो है, 4 कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में से डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है ना, ये मैंने सिखाया था आपको। यहाँ देखिए डायगोनल बना, बना ना। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में से ही डायगोनल मैट्रिक्स निकल सकता है, ये आप लोग समझ गए हो। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस, बट समझ में तो आ ही गया होगा, कॉपी कर सकते हो टू रिमेंबर कि स्क्वायर मैट्रिक्स में से ही डायगोनल मैट्रिक्स निकलता है। एक चीज और देखो ना, बहुत अच्छा निकाल के दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा फर्स्ट रो का फर्स्ट, सेकेंड रो का सेकेंड, थर्ड रो का थर्ड, फोर्थ रो का फोर्थ, फिफ्थ रो का फिफ्थ, इस तरीके से आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अ डायगोनल मैट्रिक्स whose leading diagonal elements are all equal is called scalar matrix। मतलब जो भी हमने डायगोनल निकालना सीखा ना, से 2 1 1 2, तो जिसका डायगोनल का नंबर सारे सेम हो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यानी यहाँ पर डायगोनल देखिए बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बन रहा है, सारा नंबर सेम है, तो ये डायगोनल प्लस स्केलर मैट्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट वी कम टू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब a scalar matrix whose diagonal elements are equal to unity is called unit matrix। It is denoted by I n to n into n if the order if its order is of order n। Obviously यहाँ पर n into n क्यों बोला है, not m into n, because number of rows is equal to the number of columns whenever it is a diagonal matrix। तो इसमें n into n भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। m और n अगर इक्वल है तो m की जगह n भी लिख सकते हैं, या फिर m into m भी आप बोल सकते थे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि यही हमने लिया, इसमें जितने भी डायगोनल में मैट्रिसेस है वो सब 1 है। मतलब अभी तक तो क्या था स्केलर में कि सेम होने चाहिए, भले चाहे 2 हो या 1 हो या 4 हो या 6 हो या -6 हो, कुछ भी हो, खाली जो डायगोनल में है वो सेम नंबर्स होने चाहिए, चाहे जो भी हो। तो वो हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर सारे जो नंबर्स है डायगोनल में वो 1 ही है, 1, तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूनिट इज यूनिटी, तो यूनिटी मतलब 1, तो 1 1 1 1 1, अगर डायगोनल में 1 1 1 1 1 ही है तो वो हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट आते हैं हम अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अरे ये क्या होता है? A matrix is known as an upper triangular matrix if all the elements below the leading diagonal are 0। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया था, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होता है, वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होता है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये हमने सीख लिया। तो लीडिंग डायगोनल मतलब, अब जैसे लीडिंग डायगोनल भी हमने किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो यहाँ पर लीडिंग डायगोनल क्या है, मतलब यहाँ मेन डायगोनल है हमारे ये,
अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका लीडिंग डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है, मतलब ये जो एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स जीरो है, मतलब इसके नीचे के जो तीनों एलिमेंट है वो जीरो 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 है। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल में आने से पहले देखते हैं। देखो यहाँ पर ये नीचे का जो ट्राइंगल है वो जीरो है, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अगर नीचे का जो ट्राइंगल है वो जीरो है, अगर डायगोनल के नीचे का जो ट्राइंगल बनता है वो जीरो है, तो इसको मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और सिमिलरली लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका उल्टा। मतलब अगर हम लोग ऐसी एक मैट्रिक्स ले लें तो इसका डायगोनल फिर से क्या आ जाएगा, फिर से इसका डायगोनल यही आ जाएगा। तो इसका जो ऊपर का एलिमेंट्स है वो अगर जीरो 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 है तो इसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब बुक में ना आपको इसका एग्जाम्पल में थोड़ी गड़बड़ी कर दी है इन्होंने। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो एकदम परफेक्ट है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल तो एकदम चलेगा ही नहीं ना। हमने क्या सुना कि डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रोज और कॉलम्स का नंबर इक्वल हो। यहाँ देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, तो डायगोनल तो बन ही नहीं सकता ना इस केस में। तो यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम्पल है दिस इज नॉट करेक्ट। ये वाला एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल में एक तो ब्रैकेट देखिए गलत है, यहाँ पर थर्ड ब्रैकेट है और यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपका ब्रैकेट एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर लीडिंग डायगोनल क्या है, लीडिंग डायगोनल ये है। चलो इसमें तो इन्होंने ऑर्डर में तो कोई गड़बड़ी नहीं की, 4 into 4 इसका ऑर्डर है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो आर जीरो, तो बिलो इसके क्या क्या एलिमेंट्स है, इसके एलिमेंट्स के बिलो में ये और ये, तो ये सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो ही ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। इसका ये मतलब नहीं कि ऊपर में जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल ऊपर में जीरो हो सकता है, ऊपर में सारा जीरो पर नहीं हो सकता। इसमें कहीं पर सपोज यहाँ पे इसकी जगह जीरो होता, इसकी जगह जीरो होता, इसकी जगह भी जीरो होता, तो ऊपर में भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन नीचे के तो सारे एक एक एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उससे बनेगा हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली लोअर का भी इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो एकदम परफेक्ट है, इसके ऊपर सारे जीरो है, तो ये नीचे वाला हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट यहाँ पर इनको और एक देना चाहिए, जैसे कि ये होगा आपका, अगर ये इस तरीके का रहता है, ये ब्रैकेट का साइन नहीं मान रहे हम लोग, तो इसका लीडिंग डायगोनल ये होता और ऊपर के सारे जीरो है, तो ये हो जाता हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप समझ गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स obtained by deleting one or more rows or columns or both of a matrix is called as सब मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सिंपल है ना, एक मैट्रिक्स ऐसा है, अब इसमें से मैं बीच वाला उड़ा दूं, अगर मैं अब इसके में से बीच वाला उड़ा दूं, तो अब देखो बीच वाला उड़ाने से क्या बन जाएगा, 1 3 7 6 8 2। और अब मैं सपोज इसमें से ये वाला भी उड़ा दूं, एक कॉलम भी उड़ा दूं, तो क्या बन जाएगा 1 7 6 2। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका सब मैट्रिक्स हो गया। तो अगर ए ये है तो लेट्स से बी ये है और सी ये है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सब मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस एज द नेम सजेस्ट, दो मैट्रिक्स जब पूरा का पूरा इक्वल हो। अब दो मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए या इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए, दो कंडीशंस चाहिए। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए ना, नहीं, मैट्रिसेस के कंडीशन में दो कंडीशन है। क्या दो कंडीशन है, एक तो एक दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा एक एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर भी सेम का बहुत ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिखूं और एक मैट्रिक्स में ऐसे लिखूं, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? मैम ऐसे तो लग ही रहा है कि इक्वल है, क्योंकि ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन सब नंबर्स तो सेम है ना। बट लास्ट में ठीक है जीरो नहीं है तो क्या हुआ, सेम तो है बाकी नंबर्स। नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3/2। ये यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 3/2 है, नहीं 2/3 है ना, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम, तो 2/3। और इसका
1 2 3 1 2 3 3 by 3। तो अगर ऑर्डर ही सेम नहीं है तो टू मैट्रिसेस विल नेवर बी जीरो। ठीक है, पहला बात तो ऑर्डर का हो गया, तो आपको ये समझ में आ गया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा, ऑर्डर सेम से भी खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 by 3 है, तो अगर मैं 2 by 3 का एक और लिखूं 3 1 2 4 0 7, तो यहाँ पर भी तो ऑर्डर 2 by 3 है, बट क्या एक एक नंबर सेम है? नहीं, एक एक नंबर सेम नहीं है, तो मुझे एक एक नंबर भी सेम चाहिए। सो ऑल द एलिमेंट्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल एंड द ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी द सेम। तो अगर ऐसा दोनों है तो फिर हमारा दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपको नंबर ठीक से दिख रहा है 2 3 4 1 2 0। अगर मैं लिखूं तो क्या ये इक्वल मैट्रिसेस है दोनों? बताइए। ऑर्डर सेम, सारे नंबर सेम है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट we move to algebra of matrices. Okay, algebra of matrices मतलब addition, subtraction, multiplication. Okay, तो addition और subtraction बहुत 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 इजी है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने जब हम एकदम चैप्टर का स्टार्ट कर रहे थे तो हमने प्रोडक्शन, सेल्स, ये सब किया था ना। तो हमने क्या किया था, जब स्टॉक निकालने के लिए दिस माइनस यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का ये माइनस यहाँ का ये, यहाँ का ये माइनस यहाँ का ये, तो यही चीज एडिशन में भी करना है और यही चीज सब्ट्रैक्शन में भी करना है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है, बट उसके कुछ नियम कानून हैं जो हमें जान लेने होंगे। जैसे कि सपोज 2 3 4 1 2 0 ये ए है और बी है 2 3 4 1 2 0 0 1 0। ठीक है, अगर ये दो मैट्रिसेस है, क्या आप इसको ऐड कर सकेंगे? ट्राई करते हैं। इसको मैं इससे ऐड कर दूंगी, इसको इससे ऐड कर दूंगी, इसको इससे ऐड कर दूंगी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और बाकी इसका क्या होगा? इसका एडिशन कौन करेगा? तो ये ऐसे ही रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये 2 by 3 है तो ये भी 2 by 3 होना चाहिए। ये क्या है? ये 3 by 3 है ना। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो एडिशन भी मुमकिन नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं, जिससे इसमें कोई डायलॉग याद आएगा, अगर कास्ट सेम नहीं दोनों का तो शादी नहीं हो सकती। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल इफ दोनों का ऑर्डर इज नॉट सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर सपोज ऑर्डर सेम है, अगर ऐसा ही है तो बस आराम से होगा ना। जो हमें सी निकलेगा, जो ए प्लस बी निकलेगा, वो क्या होगा? 2 + 2 4, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 0 + 0 0, बन गया हमारा। अगर ऑर्डर सेम हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, यहाँ का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो यहाँ के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जैसे भी हमें करने के लिए दिया है। ठीक है, सो अगेन यहाँ पर वही लिखा है, वी कैन ऐड टू मेट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर वी से दैट दे आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ द मेट्रिसेस इज सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल मेट्रिसेस। ऑब्वियसली अगर यहाँ का 2 by 3 है और यहाँ का भी 2 by 3 है तो जो बनेगा वो भी तो 2 by 3 बनेगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों सेम ऑर्डर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करें जो वही पॉसिबल है, तो जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का ही आएगा। ठीक है, तो अगर ए का m by n है ऑर्डर और b का m by n है ऑर्डर, तो a + b का भी जो ऑर्डर होगा वो m by n ही होगा। कहाँ थे? हाँ, ये रहा। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम याद नहीं रखेंगे बिल्कुल भी, ये ऐसे ही है। a + b = b + a। यहाँ देखिए, अगर मैं अब इसको इससे ऐड करूं, अगर मैं इसको इससे ऐड करूं, मतलब इसका नंबर प्लस इसका नंबर करूं या इसका नंबर प्लस इसका नंबर करूं, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा ना। a + b is always equal to b + a in case of matrices also. So you can say कि मैम तब तो a - b भी b - a आएगा। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर होता 4, यहाँ तो इक्वल मैट्रिसेस है इसीलिए आ रहा है। अगर यहाँ होता 4 तो 2 - 4 और 4 - 2 एक ही आंसर देता है क्या?
2 माइनस 4 माइनस 2 देता है, 4 माइनस 2 प्लस 2 देता है, तो माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जब दो अनइक्वल मैट्रिसेस है तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग होता है, बट व्हाट वी आर अभी हम लोग का फोकस किस पे है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर a के जो एलिमेंट्स को मैं b के एलिमेंट्स के ऐड करूँ, चाहे b को मैं a के एलिमेंट्स के साथ ऐड करूँ, दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। यू डोंट नीड टू नो द नेम कि कौन सा कम्यूटेटिव लॉ है, बस इसको आप जान लो। अब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या, पहले मैं इन दो मैट्रिसेस को ऐड करूं, फिर इस मैट्रिक्स को ऐड करूं, या फिर मैं पहले बी और सी को ऐड कर लूं और फिर इस मैट्रिक्स को ऐड करूं। तो यार एकदम सिंपल सा तो बात है कि अब मैं अगर 2 प्लस 2 फिर 4 करूं, या फिर मैं 2 प्लस 4 इस तरह से करूं, तो 2 प्लस 2 4 8 आ जाएगा, या फिर 2 प्लस 4 6 प्लस 2 यहाँ 8 आ जाएगा। तो एक ही तो बात है ना। तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। सो a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे a प्लस बी प्लस सी करो, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला देखिए तो क्या लिखा है, k ऑफ a प्लस बी, k ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू k इंटू a प्लस m इंटू बी वेयर m इज द कॉन्स्टेंट। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर m के बारे में लिखा है कॉन्स्टेंट, यहाँ k, या तो यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी m होना चाहिए, या फिर यहाँ पर k यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा डिस्प्यूट है, तो इसमें हम बाद में आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अगर अभी आपको नहीं आएगा तो आगे दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में ही कहानी की गई है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब अभी नीचे में भी सीखेंगे। तो एक बार इसको छोड़िए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे अगर इसका कहीं एप्लीकेशन आएगा तो तब हम लोग कर लेंगे। आइए मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ एक, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखिए, एक मैट्रिक्स सपोज ए ये है 2 4 3 या 2 3 5 4 6 0, यही सेम है यहाँ। और b एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 माइनस 3 0 1 4 2, यहाँ पर भी वही है। एक जगह a प्लस बी किया जा रहा है और एक जगह a माइनस बी किया जा रहा है। तो देखिए दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करें, 2 प्लस 5 7, 3 माइनस 3 0, 5 प्लस 0 5, और इसी तरह से सेकेंड वाले रो का भी किया जा रहा है। इधर देखिए माइनस करना है, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस ऑफ माइनस 3, 3 प्लस 3 दैट इज 6, एंड 5 माइनस 0 विच इज 5। इसी तरह से सेकेंड वाला। तो यहाँ पर a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी, ये वी कैन सी। एक और चीज देखिए, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक किसी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव भी बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 का नेगेटिव बनाइए तो क्या करोगे, -2। सिमिलरली मैट्रिक्स का भी करना है, जैसे कि अगर सपोज a इज इक्वल टू 2 5 6 1 4 0, इसका मैं आपको बोलूं माइनस a निकाल के दिखाइए। अगर ये a एक मैट्रिक्स ये है तो माइनस a क्या होगा, हर एक के सामने माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए माइनस कैसे आएगा, सपोज यहाँ पर पहले से माइनस था, ठीक है। तो माइनस a क्या हो जाएगा, -2 -1 -5 -4 माइनस ऑफ -6। यहाँ पर ये आपको बताने का यही मोटिव है कि अगर पहले से किसी में माइनस है और उसको माइनस बनाना तो माइनस ऑफ माइनस दैट नंबर होगा। तो माइनस ऑफ -6 इज +6, और 0 का तो कुछ होगा नहीं। तो ये हमारा देखिए ये आ गया। तो अगर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा तो जो भी नंबर है अगर उस नंबर में माइनस साइन भी है तो माइनस ऑफ दैट नंबर होगा। तो यहाँ पर अगर -6 था तो माइनस ऑफ -6 इज 6। इसका मतलब नेगेटिव a अगर 6 है तो यानी पॉजिटिव a -6 था, ठीक है। तो ये हमने आपको काफी कुछ बता दिया। नेक्स्ट वी कम टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर कोई एक नंबर को, से वो नंबर k है, उससे अगर 2 4 2 6 इसको मल्टीप्लाई करना। अब k सपोज मैं बोलूं 3 है, पहले a ले लीजिए, ये मैट्रिक्स a है, अब मुझे 3a निकालना है। 3a मतलब 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। तो ये 6 12 6 18 हो गया। तो अगर कोई भी एक ही नंबर को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग बाद में आएंगे, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। यानी कोई भी एक नंबर को, कोई भी एक कांस्टेंट को अगर एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट के साथ उस नंबर को से 3 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये आंसर आ गया। तो टुडे we'll keep it till here, we'll keep it till scalar multiplication. Next day we'll do multiplication of matrices, ठीक है। वो करेंगे, मैं देखती हूँ अगर कुछ एक्सरसाइज हो तो जो आप कर सको। जो इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट ही दिया है, एक्सरसाइज पता नहीं कहाँ दिया इन्होंने। एक्सरसाइज है ही नहीं कहीं।
क्योंकि काफ़ी आप देख रहे हो थियोरेटिकल भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैट्रिसेस में से। ओके तो आपको बहुत सिंपल तो देखो है नहीं। हाँ, ये आप कर सकते हो। लेट ए बी सी आपको वैल्यू दिया है, आपको ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी, तो 12 13 आप कर सकते हो अभी। 3a माइनस सी कर सकते हो, ए बी नहीं कर पाओगे, बी ए नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई थिंक इस लेक्चर के बाद अभी और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट मैंने आपको 2 4 सम तो दे दिए। इस लेक्चर के बाद यू कैन एटलीस्ट डू 12 एंड 13, तो ये कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी स्टार्ट विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस।